यहाँ तक हुआ था क्या? हम्म। यहाँ से होना है माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस से। चलो, बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 9 में आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो स्टार्ट होगा, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस। इस पैराग्राफ में आपको डेफिनेशन पता लगेगा कि माइक्रो इंटरप्राइजेस किसको कहेंगे, स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइजेस किसको कहेंगे। देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इंडिया में साइज कैसे डिफाइन होता है। जब हम बात करते हैं एमएसएमई स्टैब्लिशमेंट के, यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के स्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे, तो इसका साइज कैसे डिफाइंड होता है, मतलब माइक्रो किसको कहेंगे, स्मॉल किसको कहेंगे, मीडियम किसको कहेंगे, क्या पैरामीटर है। तो वैसे तो बहुत सारे पैरामीटर यूज होते हैं साइज ऑफ बिजनेस यूनिट को मेजर करने के लिए। अब इसमें क्या क्या है, इसमें एक है नंबर ऑफ पर्सन्स, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं। दूसरा ये कि कितना कैपिटल लगा हुआ बिजनेस में। तीसरा ये कि बिजनेस का टर्नओवर क्या है। यानी देर आर मल्टीपल क्राइटेरिया जिसके हिसाब से ये डेफिनेशन आ सकता है एमएसएमई का। लेकिन जो गवर्नमेंट ने डेफिनेशन जो यूज करा है वो किस आधार पे किया है, क्या नंबर ऑफ पर्सन्स के आधार पे किया है, टर्नओवर के आधार पे किया है, या इन्वेस्टमेंट के आधार पे किया है। द आंसर इज एमएसएमई का डेफिनेशन किसके आधार पे बेस्ड है, इन्वेस्टमेंट। और वो भी इन्वेस्टमेंट किस में, प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर, यानी दोनों को लिया है। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी को भी लिया है और टर्नओवर को भी लिया है। माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज का डेफिनेशन इन दो बेसिस पे डिफाइंड है। These measures seek to keep in view the socio-economic environment in India where capital is scarce and labor is abundant। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि दो दो वजह है। एक तो ये कि हमारी कंट्री का जो सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वहां पे एक सिनेरियो ये है कि यहाँ कैपिटल की कमी है, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि यहाँ लेबर की तादाद बहुत ज्यादा है। तो जो भी मेजरमेंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को इंप्रूव करने के लिए लिया जा रहा है वो इन्हीं के आधार पे है। अब यहाँ देखिए, माइक्रो इंटरप्राइजेस टाइप्स ऑफ यूनिट, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर, तो उसके आधार पे ये डेफिनेशन है माइक्रो एंड स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज का। माइक्रो यानी सबसे छोटा इंटरप्राइजेस वो है जहां पे मशीन में इन्वेस्टमेंट कितना है, प्लांट मशीनरी में 1 करोड़। और सेल्स की बात करें तो 5 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है। स्मॉल इंटरप्राइजेस 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट, और अगर टर्नओवर के हिसाब से देखेंगे तो इसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मीडियम इंटरप्राइजेस अगर कहेंगे तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना है मशीनरी में, प्लांट मशीनरी में 50 करोड़, और टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट, 250 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए। टर्नओवर यानी सेल्स। ठीक है। अब इंडिया में माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस की तादाद कितनी है? माइक्रो इंटरप्राइजेस 99.4%, स्मॉल इंटरप्राइजेस 0.52% एंड मीडियम इंटरप्राइजेस 0.1%। दिस इज द नंबर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। अब देखें, इंडिया में हुआ यह है कि जो सर्विस सेक्टर है ना, सर्विस सेक्टर है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। और इसके नतीजे में गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने अदर इंटरप्राइजेज में necessitated the government to include other enterprises covering both small scale industries sector and related service entities under same umbrella। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि जो सर्विस सेक्टर के भी जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना उसको भी इसी अम्ब्रेला के अंडर डाला है। एक्सपेंशन ऑफ द स्मॉल इंटरप्राइजेस वाज टेकिंग प्लेस ग्रोइंग इनटू मीडियम इंटरप्राइजेस। अब हुआ क्या, जैसे बात है कि अगर मीडियम कहें या लार्ज, स्मॉल मीडियम माइक्रो स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइजेस कहें, तो मीडियम इंटरप्राइजेस में कौन बनते हैं, स्मॉल इंटरप्राइजेस ही। एक बार टर्नओवर क्रॉस कर गया तो मीडियम इंटरप्राइजेस हो गए, या एक बार उनका इन्वेस्टमेंट क्रॉस कर गया तो मीडियम इंटरप्राइजेस हो गए। मतलब एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन ही ग्रो करके माइक्रो से स्मॉल, स्मॉल से मीडियम इंटरप्राइजेस में तब्दील होता है। So expansion of the small enterprises was taking place, growing into medium enterprises, and they were required to adopt higher levels of technology in order to remain competitive in a fast globalizing world। तो जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो करके जब मीडियम इंडस्ट्रीज में आई तो उनके साथ एक चैलेंज क्या आया, उनके साथ चैलेंज आया टेक्नोलॉजी का। जाहिर सी बात है, आप छोटे इंडस्ट्रीज होते हो तो टेक्नोलॉजी अपडेटेड चलेगा, जैसे ही बड़ी इंडस्ट्रीज बनेंगे तो आपको टेक्नोलॉजी भी क्या करना पड़ेगा, मार्केट में कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए आपको टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड करना पड़ेगा। और वैसे भी ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो वहां पे आपको कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए टेक्नोलॉजी बेटर करना जरूरी है। तो जैसे ही स्मॉल से मीडियम इंटरप्राइजेस में जाते हैं तो वहां पे ये चैलेंज एड्रेस करना पड़ता है, क्या, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। सो इसलिए जरूरी ये हो गया इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को कैसे एक सिंगल लीगल फ्रेमवर्क में लाया जाए। इसके लिए एक कानून पास हुआ, MSMED एक्ट 2006। और ये लागू कब से हुआ, अक्टूबर 2006 से।
अब ये जो एक्ट है जिसको हम कह रहे हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006, MSMED का फुल फॉर्म हुआ। ठीक है। तो ये जो एक्ट पास हुआ है, इस एक्ट में कौन कौन सी चीजों को एड्रेस करा गया है? तो डेफिनेशन एड्रेस किया गया है, क्रेडिट के बारे में बताया गया, मार्केटिंग सिस्टम को डिफाइन करा गया, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के बारे में बात हुई। मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस एंड सर्विस रिलेटेड इंटरप्राइजेस, इसको भी इसी परव्यू में लाया गया, यानी मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस को और सर्विस सेक्टर इंटरप्राइजेस को खास करके इस एक्ट के अंदर लाया गया। अब आइए कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस तो हमने समझ लिया, डेफिनेशन आपको पता लग गया, इन्वेस्टमेंट वाइज डेफिनेशन है। और वही माइक्रो इंटरप्राइजेस स्मॉल में और स्मॉल इंटरप्राइजेस मीडियम इंटरप्राइजेस में कन्वर्ट होते हैं। कन्वर्ट होने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जिसमें एक चैलेंजेस है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का, और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक फाइनली एक एक्ट पास करा 2006 में, है ना, जिसका नाम MSMED एक्ट रखा। अब देखें कि MSME का रोल क्या है। इंडिया में MSME का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कैसे? क्योंकि इंडिया की इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी का अगर आप डिस्कशन देखेंगे इकोनॉमिक्स में भी, तो ये बात पहले ही बताया गया था कि विलेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करना होगा। अगर इंडिया को डेवलप करना है तो किसको डेवलप करना पड़ेगा? विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री। डेवलपमेंट ऑफ MSME prevents migration of rural population to urban areas in search of employment and contributes to other socio-economic aspect। MSME का अगर डेवलपमेंट हो जाए तो इससे एक फायदा क्या होता है, क्योंकि MSME का ज्यादातर इस्टेब्लिशमेंट छोटे एरियाज में भी हो सकता है, विलेजेस में हो सकता है, छोटे शहरों में हो सकता है, तो इसके नतीजे में माइग्रेशन कम होगा। अब आपको अगर लोकल एरिया में ही जॉब मिल जाए तो आप बाहर काहे के लिए जाओगे, है ना? जॉब की कमी है तब ना लोग जाते हैं। तो ये माइग्रेशन का प्रॉब्लम ये एड्रेस करता है, बेरोजगारी का प्रॉब्लम एक एड्रेस करते हैं। तो ये बेनिफिट है माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के होने का। इसके साथ ही साथ अगर इंडस्ट्री में वर्कर्स आ गए हैं तो उनका इनकम एक सर्टेन हो जाएगा, यानी इनकम इनक्वालिटीज में भी कमी आएगी, है ना? उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज आर लिंकेज विद अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, यानी आपको फैलाव दिखेगा, इंडस्ट्रीज का फैलाव दिखेगा, इंडस्ट्रीज एक जगह नहीं नजर आएंगी बल्कि फैली हुई नजर आएंगी। ठीक है। In fact, promotion of MSME and rural industrialization has been considered by the Government of India as a powerful instrument for realizing the twin objective of accelerated industrial growth and creating additional productive employment। यानी खास बात कहा गया कि MSME के ऊपर गवर्नमेंट का जोर क्यों है और क्यों देना चाहिए गवर्नमेंट को, क्या वजह है इससे? तो एक तो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट हो सकता है इससे, यानी रूरल एरिया में भी इंडस्ट्रीज लगाने में बेनिफिट मिलेगा, आसानी होगी। और ये गवर्नमेंट के दो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है। पहला ऑब्जेक्टिव कि फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ, इंडस्ट्रीज तेजी से फैलेंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव कि इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा। और ये दो बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए। और ये इंप्लॉयमेंट कहां जनरेट होगा? रूरल एरियाज में भी, बैकवर्ड एरियाज में भी, वहां पर भी पोटेंशियल है इनको क्रिएट करने का। कुछ पॉइंट्स हैं इनके कंट्रीब्यूशन को, हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट एड्रेस करेंगे। सबसे पहला कि जो इंडस्ट्रीज हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का जो कंट्रीब्यूशन है वो रीजनल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी रीजन को बैलेंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है इन इंडस्ट्रीज ने। और लगभग बताया जाता है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज इंडिया में लगभग 95% जो है इंडस्ट्रियल स्मॉल इंडस्ट्री इन इंडिया अकाउंट फॉर 95%, 95% स्मॉल इंटरप्राइजेस। माइक्रो इंटरप्राइजेस था ना, डेटा में माइक्रो की जगह स्मॉल लिख दिया, माइक्रो होगा, उसी को स्मॉल कह रहे हैं, माइक्रो नहीं, वेरी स्मॉल। 95% इंडस्ट्रीज माइक्रो इंटरप्राइजेस है, 99 था, वो घट के और कम हो। MSME आर द सेकंड लार्जेस्ट इंप्लॉयर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आफ्टर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा लोग इसी में हैं, क्योंकि भी इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट जो कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है, 95% शेयर MSME का है, उसमें भी स्मॉल इंटरप्राइजेस, वेरी स्मॉल इंटरप्राइजेस 95% कंट्रीब्यूशन उनका है। और इंप्लॉयमेंट के बारे में बात कर ले तो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा लोग इसी में काम करते हैं। सो दे जनरेट मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड कंपेयर टू लार्ज इंडस्ट्रीज। अब एक और खास बात कि अगर आप कंपैरिजन करोगे बड़ी इंडस्ट्रीज से छोटी इंडस्ट्रीज का, तो नतीजा क्या दिखता है कि इंप्लॉयमेंट कौन ज्यादा जनरेट कर रहा है?
लार्ज इंडस्ट्रीज नहीं, स्मॉल इंडस्ट्रीज, क्योंकि लार्ज इंडस्ट्रीज ज्यादा टेक्निकल फ्रेंडली होते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं, वहां बड़ी बड़ी मशीनें ज्यादा होंगी, लोग कम होंगे। छोटी इंडस्ट्रीज में लोगों से काम लिया जाता है, मशीनें कम होती हैं, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उतनी उतनी महंगी महंगी मशीन नहीं लगा सकते। इसीलिए चूंकि ये लेबर इंटेंसिव है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होता है। और इंडिया में एक चैलेंज यही है ना, यहाँ पे अपने देश में ज्यादा कौन है, कैपिटल या लेबर? लेबर। हम लेबर सरप्लस कंट्री, तो हमारा प्रॉब्लम एड्रेस हो रहा है इसमें। कैपिटल कम है मेरे पास, लेबर ज्यादा है, तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस इज सुटेबल फॉर आवर डेवलपमेंट। तीसरा, MSME in our country supply an enormous variety of products which includes mass consumption goods, ready-made garments, auxiliary goods, stationery items, soaps, detergents, domestic utensils, leather, plastic, rubber goods, processed foods, vegetables, wood, steel furniture, paints, varnishes, safety matches, etc. ये सारी इंडस्ट्रीज, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज में क्या क्या बनता है? कंजम्पशन गुड्स ज्यादातर बनता है, रेडीमेड कपड़ा हो गया, हॉजरी गुड्स हो गया, स्टेशनरी का आइटम हो गया, सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स हो गए, लेदर के सामान हो गए, प्लास्टिक्स के सामान हो गए, रबर का गुड्स हो गया, कोई प्रोसेस्ड फूड हो गया, वेजिटेबल्स है, वुड है, स्टील है, फर्नीचर एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें जो, इसके अलावा कुछ सोफिस्टिकेटेड आइटम्स भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं यहाँ पे। कौन कौन? जैसे इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जैसे टेलीविजन, कैलकुलेटर्स, इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग एड्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर टूल्स इक्विपमेंट एंड सेवरल अदर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। अब ऐसा भी नहीं कि ऊपर वाले जो इंडस्ट्री, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बात हुई, नॉर्मल डेली मास कंजम्पशन का गुड्स वही प्रोड्यूस हो रहा, नहीं, कुछ सोफिस्टिकेटेड गुड्स भी प्रोड्यूस हो रहा है, जिसका पूरा लिस्ट है यार। इसके अलावा एक स्पेशल मेंशन यहाँ पे देना होगा हैंडलूम्स के बारे में, हैंडीक्राफ्ट के बारे में और अदर प्रोडक्ट के बारे में। यहाँ पे विलेज इंडस्ट्रीज ने इस लेवल का प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है कि जिसकी एक्सपोर्ट वैल्यू भी है। यानी इन सेगमेंट में हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के मामले में तो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। फिर आइए, MSME विच प्रोड्यूसेस सिंपल प्रोडक्ट्स यूजिंग सिंपल टेक्नोलॉजीज एंड डिपेंड ऑन लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज, बोथ मटेरियल एंड लेबर कैन बी सेटअप एनीवेयर इन द कंट्री। सब कुछ लोकल चाहिए, आप लोकल मशीन, लोकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनता है। और कंट्री में आपको लोकल चीज चाहिए तो उसको ढूंढना थोड़ी ना पड़ेगा, you can easily set up anywhere in the country. Since they can be widely spread without any location constraint, the benefit of industrialization can be reaped by every region. कहीं पर भी बिना रुकावट के आप ऐसे इंडस्ट्रीज लगा सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के किसी भी क्षेत्र में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना है तो MSME को अडॉप्ट कर लेना। दे thus contribute significantly to the balanced development of the country. तो बैलेंस डेवलपमेंट के लिए, अगर कंट्री में बैलेंस डेवलपमेंट चाहिए, MSME का प्रमोशन इंपॉर्टेंट है। अब आइए, MSME में एंटरप्रेन्योरशिप का भी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटीज है। लेटेंट स्किल्स, टैलेंट्स ऑफ पीपल कैन बी चैनल्ड इनटू बिजनेस आइडियाज व्हिच कैन बी कन्वर्टेड टू रियलिटी विद लिटिल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ऑलमोस्ट नील फॉर्मेलिटीज टू स्टार्ट स्मॉल बिजनेस। कम फॉर्मेलिटीज से, थोड़े इन्वेस्टमेंट से आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, छोटी इंडस्ट्रीज लगा सकते हो। अगर आपने उस बिजनेस चेन को क्रैक कर लिया है, उसके सारे कुछ सारे आइडियाज समझ लिए, एक बिजनेस में आपने एक, होता क्या है कि अगर आप गौर करोगे कि ज्यादातर लोग जो अपना इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस जब आप देखेंगे तो वो उसी तरह का इंडस्ट्री सेटअप करते हैं जिसमें वो पहले लेबर के तौर पे काम कर रहे थे या मैनेजर के तौर पे काम कर रहे थे। अब हो दो तरह के लोग होते हैं, एक इनको जॉब मिला, अपने पोजीशन पे गए और अपना काम कर रहे, काम से मतलब घर जा रहे, ठीक है। और एक माइंड वो होता है जो सिर्फ अपना काम नहीं कर रहा है, काम समझ रहा है। मतलब वो 3 4 5 साल के अंदर पूरा एक एक वर्क समझ गया उस इंडस्ट्री का। तो द पर्सन जिसने सिर्फ एक ही काम पे दिन रात फोकस करा है, तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं बनेगा, वो अपना इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर पाया क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं मिला। दूसरा पर्सन जो अपने एक ही पोस्ट पे था, उसी काम को सिर्फ किया, लेकिन उसने और भी मल्टीपल वर्क किए, जिससे उसको पूरे वर्क का आइडिया लग गया, उस इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए कौन कौन सा काम करेंगे, कहां से रॉ मटेरियल आएगा, कहां से मशीन मिलेगा, कहां से लेबर यूटिलाइज करेंगे, कैसे ट्रेडिंग करवाएंगे, एवरीथिंग ही क्रैक्ड। कहां प्रोडक्ट ले जाके बेचेंगे, उसको सब कुछ पता हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, वो अपना इंडस्ट्रीज लगा लेगा, छोटे से स्टार्ट करेगा, फिर बढ़ेगा वो। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए MSME अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी दे जाता है। नेक्स्ट इज, MSME ऑल्सो इंजॉयज द एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट प्रोडक्शन। कम कॉस्ट में आप यहाँ प्रोडक्शन कर सकते हो, क्योंकि आपको जो रिसोर्सेज लगता है वो लोकली मिल जाएगा, जो कि सस्ता होता है। स्टैब्लिशमेंट एंड रनिंग कॉस्ट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज आर लोअर। इसको एस्टैब्लिश करना भी कम खर्चीला है, चलाना भी कम खर्चीला है।
तो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो भी कम होना है। तो जब खर्चे कम होंगे तो जाहिर सी बात है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है ना उसका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ काफी हाई होता है। ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्विक एंड टाइमली डिसीजन कैन बी टेकन विदाउट कंसल्टिंग मेनी पीपल। छोटी इंडस्ट्रीज है तुरंत डिसीजन ले लिया जाएगा। अब बड़ी इंडस्ट्रीज में ना मीटिंग बुलाओ, डायरेक्टर्स आएंगे, बैठेंगे, डिस्कशन होगा, फॉर्मेलिटीज फुलफिल होगा, तब आगे बढ़ेंगे। छोटी इंडस्ट्रीज में ऐसा कोई फॉर्मेलिटीज नहीं, क्विक डिसीजन इज पॉसिबल। तो ये तो बात हो गया पॉजिटिव पॉइंट के बारे में, एडवांटेजेस के बारे में कि क्या रोल एमएसएमई फुलफिल कर सकता है कंट्री के डेवलपमेंट। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट ही होगा, कुछ चैलेंजेस भी फेस कर रहे हैं एमएसएमई। क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, लेट्स सी। पोटेंशियल जो है एमएसएमई का वो फुल्ली रियलाइज नहीं हुआ है। वजह क्या है? क्योंकि साइज और ऑपरेशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ये लोग। अब हम लोग इनके एक एक करके प्रॉब्लम्स को समझेंगे, चाहे वो अर्बन एरियाज का स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस हो या रूरल एरियाज का हो, कि इनके सामने डेली का चैलेंजेस क्या है, व्हाट आर देयर चैलेंजेस इन डे टू डे लाइफ। सो एमएसएमई आर एट अ डिस्टिंक्ट डिसएडवांटेजेस एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। क्या क्या है प्रॉब्लम? स्केल ऑफ ऑपरेशन, बहुत बड़े लेवल पे ये ऑपरेट नहीं कर सकते। फाइनेंस का प्रॉब्लम, एबिलिटी टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करने में ये लोग कैपेबल नहीं है। रॉ मटेरियल्स कई जगह पे इनको आसानी से नहीं मिलता है। इन सब वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। अब ये प्रॉब्लम मेजरली क्या क्या है? मेजरली है कि रिमोट लोकेशन विद लेस डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। बहुत दूर दराज में इंडस्ट्रीज लगी हुई होती हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, रोड्स का कमी होगा, पावर का कमी होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की कमी होगी। इसके अलावा इनके पास मैनेजमेंट के लिए टैलेंटेड लोग नहीं आएंगे। जाहिर सी बात है पिछड़ा जगह में लोग, मैनेजर्स लोग जाए काम करना पसंद नहीं करते। तीसरा ये प्रॉब्लम है कि इनकी क्वालिटी, अब सारे एमएसएमई तो क्वालिटी मेंटेन करना ऐसा जरूरी नहीं है ना, वहाँ कॉस्ट कटिंग मैटर करता है, सस्ता चाहिए बस। तो क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाते, पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। फाइनेंस का भी प्रॉब्लम है इनके साथ। द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सपोर्टिंग स्मॉल स्केल यूनिट्स इंक्लूड लैक ऑफ एडिक्वेट डेटा ऑन फॉरेन मार्केट। एक और प्रॉब्लम है कि इनके पास फॉरेन मार्केट का डेटा ही नहीं, तो फॉरेन मार्केट एक्सेस कैसे करेंगे, आपको पता ही नहीं है तो। मार्केट इंटेलिजेंस नहीं है इनके पास, एक्सचेंज रेट के बारे में जानकारी नहीं है, इसके फ्लक्चुएशन को नहीं समझते, क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाते। फाइनेंस, अगर हमको यहां से बाहर भेजना है तो उसके लिए फाइनेंस कैसे अरेंजमेंट करते हैं, प्री शिपमेंट फाइनेंस का क्या कंडीशन रूल्स है, इनको ये भी नहीं पता। तो अगर हम इन सारे प्रॉब्लम्स को कैटेगरी वाइज डिस्कस करें तो सबसे पहला प्रॉब्लम यहां पे लिस्ट किया गया, क्या है वो? फाइनेंस। सेवियर प्रॉब्लम है एमएसएमई का। ठीक है, वो क्या है? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस। बिजनेस चलाने के लिए फंड जितना चाहिए उतना नहीं है। आमतौर से ये जो बिजनेस है स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है। मेनी ऑफ द यूनिट्स इन द स्मॉल सेक्टर लैक द क्रेडिट वर्दीनेस, और कुछ तो ऐसे यूनिट भी हैं जिनके पास क्रेडिट रेटिंग भी नहीं है कि अगर उनको पैसा का जरूरत पड़े तो वो जाके मार्केट से फंड रेज कर सके, ये भी नहीं है। तो एज ए रिजल्ट ये डिपेंड किस पे करते हैं? लोकल फाइनेंस पे। और जाहिर सी बात है लोकल फाइनेंस अगर आपको मिलेगा तो एक्सप्लॉइटेशन होगा। बैंक जहां 1%, 1.1% और 1.25% पे, यानी सालाना आपको अगर 12% पे अगर कर्ज मिल रहा है तो जाहिर सी बात है लोकल लोग जो है 24-25% पे देंगे, एक्सप्लॉइटेशन होगा वहां। तो इनके साथ एक्सप्लॉइटेशन का भी चैलेंजेस है। दीज यूनिट्स फ्रीक्वेंटली सफर फ्रॉम लैक ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। अक्सर वर्किंग कैपिटल का इनको कमी होता है, टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते हैं, ड्यूज क्लियर नहीं कर पाते हैं, इनका फंड लॉक्ड अप होता है, उधार लगा हुआ होता है, वहां से फंड नहीं आता है, स्टॉक बचे हुए पड़े हुए होते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बैंक भी उतना ज्यादा फंड नहीं दे पाती है। क्यों? क्योंकि इनके पास गिरवी रखने के लिए सफिशिएंट एसेट नहीं है, कोई गारंटर नहीं है, उतना मार्जिन पे नहीं है इनका बिजनेस कि अगर स्थिति खराब हुई तो लौटा पाएंगे। तो बैंक सब कुछ क्राइटेरिया देखती है ना लोन वगैरह देने में। तो फंडिंग का बड़ा चैलेंज, चाहे वो लॉन्ग टर्म फंड की बात करें या शॉर्ट टर्म फंड की बात करें। दूसरा, रॉ मटेरियल का चैलेंज। एक और मेजर प्रॉब्लम है प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। इफ द रिक्वायर्ड मटेरियल्स आर नॉट अवेलेबल दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। अगर आपको जो मटेरियल चाहिए वो नहीं मिल रहा है तो फिर क्या करेंगे आप? सस्ता क्वालिटी का मटेरियल, लो क्वालिटी का मटेरियल लेना पड़ेगा, या फिर उसी क्वालिटी के मटेरियल को लेने के लिए आपको हाई प्राइस पे करना पड़ेगा। यानी आपकी बार्गेनिंग पावर कम है ना, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा खरीदते हो। बड़ी इंडस्ट्रीज होते तो ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते तो बार्गेनिंग पावर ज्यादा होती। छोटी इंडस्ट्रीज है तो आपका बार्गेनिंग पावर कम है, क्यों? क्योंकि कम क्वांटिटी में खरीदते। तो स्मॉल क्वांटिटीज में खरीदने की वजह से इनका बार्गेनिंग पावर कम है।
ऑल्सो दे कैन नॉट अफोर्ड टू टेक द रिस्क ऑफ बाइंग इन बल्क। अब ये भी नहीं है कि हम एक ही बार जब सस्ता हो तो उस समय खूब सारा खरीद के रख लें, ये भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फिर स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा ना, स्टोर कहां करेंगे, जगह भी तो नहीं है। So because of general scarcity of metals, chemicals, extractive raw materials in the economy, the small scale industry suffers the most. This also means a waste of production capacity for the economy and loss of further units. तो वजह ये है कि कई बार ऐसा होता है कि इनका जो कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पाता। जितना कैपेसिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं नहीं कर पाते, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो लो क्वालिटी का मिल रहा है। तो या तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करो या क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज करो। फिर एक और चैलेंज है, वो है मैनेजरियल स्किल्स। ये बिजनेस आमतौर से सिंगल पर्सन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, और जरूरी नहीं कि एक सिंगल पर्सन के पास सारे सारे स्किल्स हो, मैनेजरियल स्किल भी हो, जरूरी नहीं। सो मेनी ऑफ द स्मॉल एंटरप्रेनर्स पजेस साउंड टेक्निकल नॉलेज। अच्छा नॉलेज तो होता है, टेक्निकल नॉलेज अच्छा होता है, लेकिन मार्केटिंग कैसे करना ये नहीं समझ आता। साथ ही साथ उनके पास टाइम भी उतना नहीं होगा, भाई एक ही आदमी कितना काम करे, सारी एक्टिविटीज हैंडल कर लेंगे क्या? नॉट पॉसिबल। दे नीड हैंड्स। और जाहिर सी बात है कि अगर प्रोफेशनल मैनेजर्स रखना है आपको तो फिर फंड चाहिए, और वो भी नहीं है कि सिग्निफिकेंट फंड आप इन्वेस्ट कर सको, फिर कॉस्ट कटिंग में प्रॉब्लम आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मार्केटिंग का। मार्केटिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज माना जाता है बिजनेस के लिए, क्योंकि इसी से तो इनकम जनरेट होता है ना। अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है तो कस्टमर्स के नीड को, कस्टमर के रिक्वायरमेंट को आप अच्छे से अगर समझते हो तो फिर आपका रेवेन्यू अच्छा होगा। ज्यादातर केसेस में ये देखा गया कि मार्केटिंग सबसे वीकर एरिया रहा है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव देयरफॉर टू डिपेंड एक्सेसिवली ऑन मिडिलमैन। तो ज्यादातर ये लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए किसी मिडिलमैन का सहारा लेते हैं, और मिडिलमैन क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है, कम दाम देता है, डिलेड पेमेंट करता है, सस्ते में माल उठाएगा, देर से पेमेंट करेगा, है ना। फॉर द डायरेक्ट मार्केटिंग मे नॉट बी feasible फॉर स्मॉल बिजनेस फर्म एज दे लैक द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। डायरेक्टली प्रोडक्ट बेच भी नहीं सकते क्योंकि उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपका। इसके अलावा क्वालिटी का चैलेंज, बहुत सारे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज तो जो क्वालिटी चाहिए ना प्रोडक्ट का, वो मेंटेन ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि फोकस उनका है कटिंग दी कॉस्ट, कीपिंग दी प्राइस लो, सस्ता बेचो, कॉस्ट कटिंग करो। तो उनके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज भी नहीं है कि वो क्वालिटी रिसर्च करवाए, स्टैंडर्ड मेंटेन करवाए, इंडस्ट्री में जो स्टैंडर्ड चल रहा है उसको देख करके चले। ना ही उनका एक्सपर्टीज है इस मामले में कि वो अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर लें। टेक्नोलॉजी का समझ ही नहीं है तो अपग्रेड कैसे करेंगे? तो अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनके साथ क्या है, मेंटेनिंग क्वालिटी। क्वालिटी मेंटेनिंग इनका सबसे बड़ा चैलेंज। और खास करके ये चैलेंज तब बड़ा हो जाता है जब आप नेशनल से इंटरनेशनल मार्केट में इंटर कर गए हो, जो आपका प्रोडक्ट ग्लोबल हो गया, तो वहां पे तो फिर क्वालिटी हर टाइम मैटर करेगा। क्वालिटी चेक रेगुलर होगी, और एक बार अगर आपकी क्वालिटी फेल कर गई तो फिर आपको उस मार्केट में प्रोडक्ट बेचना भी डिफिकल्ट हो जाता है। फिर एक चैलेंज है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का। मार्केटिंग स्किल है नहीं, या यूं कह लीजिए कि डिमांड की कमी है। बहुत सारे फर्म जो है वो अपनी कैपेसिटी को फुल्ली यूटिलाइज कर ही नहीं सकते। मतलब मान लो 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने का है महीने का, तो वो उतना प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्ट ही बिक रहा है 50,000 60,000। तो 40% ऑफ दी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वेस्टेज जा रहा है। कई बार क्या होता है, धीरे धीरे और नीचे चला जाता है, कई सारे बिजनेस वैसे बंद भी हो जाते हैं, तो ये कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। इसके अलावा ग्लोबल कंपटीशन, ऊपर में जितना प्रॉब्लम डिस्कस करा गया उसके अलावा आज के डेट में ग्लोबलाइजेशन चल रहा है। अब आप जितने बना रहे हो उससे सस्ता में चाइनीज प्रोडक्ट अपना लाके डंप कर दे रहे हैं, उससे कम दाम में। तो these enterprises face competition is not only from medium large industries but also from multinational company, और जो बड़े बड़े कंपनीज, अगर वो अपना प्रोडक्ट ला करके यहाँ डंप करने लग जाए तो फिर आप उससे बीट नहीं कर सकते। अब लोकली यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, शूज चप्पल से सब कुछ बिक रहा है, और वहां चाइना से इंपोर्ट होकर के आ जा रहा है, और अगर सस्ता ज्यादा है, क्वालिटी अच्छा है, तो चैलेंज फेस करेगा जितने भी लोकल इंटरप्राइजेस। तो ये भी एक चैलेंज हुआ है, सामने में आया। अब आइए एमएसएमई का रोल एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट में। ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है क्या? क्या मतलब है एंटरप्रेन्योरशिप का? एंटरप्रेन्योरशिप का सीधा सीधा मतलब ये है कि ये एक प्रोसेस का नाम है, उस प्रोसेस का नाम है जिसमें आप अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश करते हो, रादर देन कि किसी के लिए काम करें। काम करने के बजाय आप खुद का अगर बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हो, खुद के ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रहे हो, तो ये कहलाता है एंटरप्रेन्योरशिप।
और जो पर्सन बिजनेस सेटअप करता है उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और जो प्रोसेस परफॉर्म करने के नतीजे में जो आपका बिजनेस यूनिट स्टैब्लिश होगा उसको एंटरप्राइज कहेंगे। It is interesting to note that entrepreneurship, besides providing self-employment to the entrepreneur, is responsible to a great extent for creation and expansion of opportunities for the other two economic activities. तुमने अगर बिजनेस स्टैब्लिश करा तो खुद के लिए तो काम ढूंढ ही लिया ना, उसके अलावा तुम और लोगों को रोजगार दे सकते हो, यानी तुम लेने वाले से देने वाले बनो। एंटरप्रेन्योरशिप हमेशा हायर लेवल पे रहता रादर देन दी एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन। So that is employment and profession, and in the process of entrepreneurship becomes crucial for overall economic development of the nation. तो अगर नेशन को इकोनॉमिकली डेवलप होना है तो इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? एम्प्लॉयमेंट का? नहीं। सबसे बड़ा रोल प्रोफेशन का है क्या? नहीं। किसका है? एंटरप्रेन्योरशिप। तो चाहे डेवलप्ड कंट्री हो, डेवलपिंग कंट्रीज हो, इनको एंटरप्रेन्योर चाहिए। जहां पे डेवलपिंग कंट्रीज को एंटरप्रेन्योर्स चाहिए डेवलपमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, वहीं डेवलप्ड नेशन को एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए सस्टेन करने के। एक को चाहिए, पिछड़े हैं तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए डेवलपमेंट को आगे ले जाने के। और अगर पहले से डेवलप नेशन है तो एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए आपको डेवलपमेंट के लेवल को मेंटेन करने के लिए, वरना दूसरे लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, आप पिछड़ जाएंगे, आपका मार्केट खा जाएगा। So in the present Indian context, where on the one hand employment opportunities in public sector and large scale sectors are shrinking, on the other hand vast opportunities arising from globalization are waiting to be exploited. एक तरफ तो गवर्नमेंट जॉब बंद हो रहे, कम हो रहे, पब्लिक सेक्टर से जॉब क्रिएट नहीं हो रहा है, एक प्रॉब्लम ये है। दूसरा तरफ ये एक अपॉर्चुनिटी भी समझिए कि आपके पास मार्केट ओपन हो गया है, अपना सेटअप कर सकते। यू कैन सेटअप योर ओन होम किचन, यू कैन सेटअप योर ओन स्मॉल इंटरप्राइजेस, है ना। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खुल गए। प्रमोशन के लिए कई सारे टेक्निक्स आप अडॉप्ट कर सकते हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप कैन रियली take India to the heights of becoming super economic power. Thus, the need of entrepreneurship arises from the functions of the entrepreneur perform in relation to the process of economic development and in relation to the business enterprises. इसलिए कहा जा सकता है कि entrepreneurship क्या है? entrepreneurship का जरूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि entrepreneurs को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट समझो कि माना गया है। एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद डिस्कस हुआ है, अभी है ना इसमें काफी सारे, एक क्लास और जाएगा। एक हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें ये सारे पॉइंट्स है। उसके अलावा आईपीज के बारे में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें ट्रेडमार्क, पेटेंट, जियो टैग, डिजाइन, ये सब डिस्कस होगा। बस इतना ही है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः पॉइंट्स। इसके अलावा इसमें ये तो 9वां चैप्टर चल रहा ना, और कौन कौन चैप्टर बचा हुआ है? 11 चैप्टर है क्या इसमें टोटल? हाँ, तो मतलब 2 चैप्टर बच रहा ना इसमें, 10 एंड 11। 10 कितना पेज का है देखो तो? 10 20 पेज का है, 20 पेज का है मतलब 4 क्लास। और 11 मतलब 4 क्लास, 4 4 8, 1 9 1 10, 10 दिन का क्लास, 10 डेज। बिजनेस स्टडीज में 10 क्लास चाहिए, 35 40 मिनट्स का 10 क्लास चाहिए। यहां तक का नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस क्या है, किसको कहेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप का क्या रोल है डेवलपमेंट में, ये आप लोगों ने डिस्कस करा। और प्रॉब्लम्स और इम्पोर्टेंस, रोल यानी इंपॉर्टेंस और प्रॉब्लम्स यानी चैलेंजेस। क्लियर है? बन जाएगा? और बता दिया जाए, इतना काफी है।